न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज ना जीत पाने और आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद तमाम तर तोपों का रुख बाबर आजम की जानिब है। अगर बाबर आजम की कप्तानी के लिहाज से कहा जाए तो ये गलत तनकीद नहीं है, क्योंकि बाबर आजम ने फाश गलतियां की थीं जब पाकिस्तान की बॉलिंग चल रही थी। लेकिन अहम सवाल ये है कि क्या इस शिकस्त का ज़िम्मेदार अकेला बाबर आजम है या उसकी कप्तानी है। यहाँ पर कुछ सवालात और भी हैं। ख़ास तौर पर फ़खर ज़मान उनकी कारकर्दगी से, उनके रवैये से लगता ऐसा है कि वो बाबर आजम की कप्तानी से खुश नहीं हैं। ख़ास तौर पर शाहीन अफरीदी की कप्तानी में और बाबर आजम की कप्तानी में फ़खर ज़मान का रवैया, उसकी बैटिंग स्टाइल, सब कुछ चेंज है। और उसी का हम जायज़ा लेते हैं कि इसकी वजह क्या है। क्या ये एक ऑर्गेनिक तरीके से हो रहा है, यानी कि नॉर्मली तरीका है, कभी खिलाड़ी का अच्छा दिन होता है, कभी बुरा दिन होता है, या मैच फ़खर ज़मान जानबूझकर ऐसे खेल का मुजाहरा कर रहे हैं, या फिर उनकी पाकिस्तान टीम में दिलचस्पी कम है पाकिस्तान टीम को जितवाने के लिहाज से। इसका मैं जायज़ा इस तरह लेता हूँ कि बाबर आजम पर चूँकि उनकी बैटिंग के ऊपर भी तनकीद हो रही है और सैम अयूब की बैटिंग के साथ जैसे चल रहे थे, फिर फ़खर ज़मान है, तो गुज़िश्ता मैच की पहले बात कर लेते हैं। अहम बात यह है कि ये जायज़ा लेने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि किस प्लेयर का क्या किरदार है। सैम अयूब का किरदार एक जाहर मिजाज बैट्समैन, तेज़ी से रन्स करने का है, और यही किरदार फ़खर ज़मान का है। जबकि बाबर आजम का किरदार आपको न्यूजीलैंड की टीम में केन विलियमसन जैसा है दिखाई देता है, जो कि कम रन रेट के साथ, स्ट्राइक रेट के साथ, लेकिन क्रीज पर ठहरते हुए इनिंग्स को बिल्ड करते हैं। अब यहाँ इस जो सिनारियो है, जो हर खिलाड़ी की जिम्मेदारी है या उसका रोल है, इन तमाम चीज़ों को जहन में मद्देनज़र रखते हुए हम जायज़ा लेते हैं। पहले 3 ओवर्स के बाद पाकिस्तान की पहली विकेट गिर चुकी थी मोहम्मद रिजवान की, और एक तरह से प्रेशर बिल्ड हो चुका था, पैनिक बटन दब चुका था, और यहाँ पर एक खिलाड़ी का विकेट पर ठहरना लाजमी हो चुका था। 3 ओवर्स के बाद जो सूरत हाल थी, जो हमारे स्ट्राइकर बैट्समैन थे जिनका किरदार जाहर मिजाजी है, वो सैम अयूब 9 गेंदों पर 10 रन बना चुके थे, जबकि बाबर आजम के 5 गेंदों पर 5 रन से। उसके बाद जब 6 ओवर ख़त्म हुए, यानी पावर प्ले ख़त्म हुआ, तो सैम अयूब 13 गेंदों पर 21 रन, जबकि बाबर आजम 19 गेंदों पर 15 रन पर खेल रहे थे। उसके बाद जब 10 ओवर का खेल ख़त्म हुआ तो सैम अयूब के 27 गेंदों पर 41 रन थे, जबकि बाबर आजम के 29 गेंदों पर 32 रन थे। तो ये इनका स्ट्राइक रेट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था। फिर जब 12वें ओवर का अख्ताम हुआ तो सैम अयूब आउट हुए, 29 गेंदों पर 45 रन बनाए, 155 का स्ट्राइक रेट रहा, और इस मौके पर बाबर आजम ने 35 गेंदों पर 44 रन किए थे, यानी लगभग 126 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। और दूसरी जानिब फ़खर ज़मान क्रीज पर आए और आते ही पहली 4 गेंदें डॉट कर दी, जबकि इससे पिछले ओवर में पाकिस्तान को 15 रन मिल चुके थे। इसके बाद जो 14वें ओवर में सूरत हाल थी, तो 14वें ओवर के अख्ताम पर पाकिस्तान का स्कोर 113 हो चुका था, 2 विकेटें गिरी हुई थी। बाबर आजम 57 रन पर खेल रहे थे 42 बॉल्स पर, जबकि फ़खर ज़मान 9 बॉल पर सिर्फ 5 रन कर चुके थे। यानी इस मौका पर ऐसा लग रहा है कि बाबर आजम अपना जो स्ट्राइक रेट है वो तेज़ी से बढ़ा रहे थे, तेज़ी से रन कर रहे थे, जिसने आखिरी 12 गेंदों पर 2 चौकों और 1 छक्के समेत 25 रन बनाए थे, यानी 208 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। जबकि फ़खर ज़मान 9 बॉल पर सिर्फ 5 रन पर खेल रहे थे, यानी 55 के स्ट्राइक रेट से। फिर 15वें ओवर में बाबर आजम की और आज़म खान की विकेट गिर गई। इस सूरत हाल के बाद फ़खर ज़मान ने 16वें ओवर की पहली गेंद पर छक्का ज़रूर लगाया, मगर दूसरी गेंद पर शादाब खान को रन आउट भी करा दिया। और उसके बाद 18वें ओवर में जब फ़खर ज़मान आउट हुए तो वो 18 गेंद पर सिर्फ 20 रन उनके रिकॉर्ड में दर्ज थे, यानी कि मजमूई तौर पर 111 रन का स्ट्राइक रेट था, 111 रन फी 100 बॉल, और आखिरी 7 गेंदों पर वो 1 छक्के समेत सिर्फ 12 रन कर सके, यानी कि जो छक्का लगाया और बाकी जो 6 गेंदें थीं उन पर सिर्फ 6 रन, और वो भी डेथ ओवर्स में। ये उनकी परफॉर्मेंस है। और उनके अगर फील्डिंग की बात करें तो वो भी आपके सामने है। गुज़िश्ता मैच में फ़खर ज़मान की फील्डिंग इंतहाई नाक़िस रही। और उसके अलावा जो अहम चीज़ है वो ये है कि बाबर आजम और शाहीन अफरीदी की कप्तानी में फ़खर ज़मान के खेलने का अंदाज़ बिल्कुल चेंज है। इसी साल की सिर्फ बात कर लेते हैं 2024 की। बाबर आजम की क़यादत में उनका स्ट्राइक रेट 129 है, जबकि शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में उनका स्ट्राइक रेट 165 था। हालांकि न्यूजीलैंड कंडीशन में खेल रहे थे, इसके बावजूद उनका स्ट्राइक रेट काफ़ी ऊपर था।
और 11 छक्के लगाए थे शाहीन अफरीदी की क़यादत में, जबकि बाबर आजम की क़यादत में अब तक वो 5 छक्के लगा चुके हैं। अगर इनिंग्स की बात करें तो बाबर आजम की क़यादत में जो पहली इनिंग्स खेली 2024 में 45 गेंदों पर 61 रन किए, 135 का स्ट्राइक रेट। अगले मैच में 130 के स्ट्राइक रेट से 43 रन किए, जबकि गुज़िश्ता मैच में 111 के स्ट्राइक रेट से 20 रन किए। इससे पहले शाहीन अफरीदी की क़यादत में पहले मैच में 150 के स्ट्राइक रेट से 10 गेंदों पर 15 रन, अगले मैच में 200 के स्ट्राइक रेट से 25 गेंदों पर 50 रन, फिर 190 के स्ट्राइक रेट से 10 गेंदों पर 9 रन। अलबत्ता चौथे टी20 मैच में वो 15 गेंदों पर सिर्फ 9 रन कर सके थे। उसके बाद आखिरी मैच में वो 33 रन बनाने में कामयाब रहे थे और 206 उनका स्ट्राइक रेट रहा था। तो ये फ़खर ज़मान की कारकर्दगी है, बहुत बड़ा फ़र्क है स्ट्राइक रेट में और खेलने की अटेंशन के लिहाज से। हो सकता है कि फ़खर ज़मान के ये अच्छे दिन ना चल रहे हों, या वो किसी प्रेशर में हों, या फिर बाबर आजम की कप्तानी का या एतमाद देने का फ़र्क हो, लेकिन कारकर्दगी में, अटेंशन में, खेलने के अंदाज में वाज़ेह तौर पर फ़र्क है। और अब ये काम टीम मैनेजमेंट का है कि वो ये जायज़ा लेने की कोशिश करें कि दर हकीकत मसला कहाँ आ रहा है। अगर बाबर आजम के साथ फ़खर ज़मान कंफर्टेबल नहीं है तो इस मसले को हल करना चाहिए। फ़खर ज़मान पाकिस्तान टीम का एक मेन प्लेयर है जो कि मिडिल ऑर्डर में सेट हो चुका है। अब यहाँ पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इवन के फ़खर ज़मान भी समझती हैं, जो कह रहे हैं कि बैटिंग पोजीशन चेंज होने से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। लेकिन हकीकत ये है कि फ़खर ज़मान की कारकर्दगी एज ए मिडिल ऑर्डर ही बेहतर हुई है। इसके हवाले से मैं अदाद शुमार पहले ही आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, जिसमें अगर आखिरी जो 18 टी20 मैचेस खेले थे अक्टूबर 2018 के बाद 17 इनिंग्स खेली थी, सिर्फ 192 रन किए थे, 11 रन फी इनिंग्स की एवरेज थी और 109 का स्ट्राइक रेट था। 110 से भी कम स्ट्राइक रेट था। कोई 50 या सेंचुरी नहीं बनाई थी, 22 चौके और सिर्फ 5 छक्के लगा सके थे 17 इनिंग्स में। उसके बाद मिडिल ऑर्डर में जब खेले 2023 में तो उनका स्ट्राइक रेट 120 रहा, लेकिन 2024 में इस आखिरी मैच से पहले उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 149 हो चुका है। और ये इंतहाई शानदार कारकर्दगी है। सिर्फ 7 इनिंग्स में 15 चौके और 15 छक्के लगा चुके हैं, जिसमें आयरलैंड के ख़िलाफ़ मैच शामिल नहीं है। तो ये अदाद शुमार हैं फ़खर ज़मान के, जिसको देखकर बाखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अक्टूबर 2018 के बाद वो एज ए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ज़्यादा बेहतर रहे हैं बानिस्बत ओपनिंग के। लेकिन इसके बावजूद अगर ये मुतालबा किया जाता है कि फ़खर ज़मान को एज ए ओपनर दोबारा खिलाया जाए, जिसके हवाले से हम दुआएं करते रहते यार अब पाकिस्तान को काश को अच्छा ओपनर मिल जाए। अगर एक अच्छी ओपनिंग जोड़ी सेट हो गई थी तो उसके बराबर के ज़िम्मेदार भी हम हैं। मसला ये नहीं है कि स्ट्राइक रेट बाबर आजम का और रिजवान का कम है, मसला ये है कि बाकी जो बैट्समैन हैं वो उनकी कारकर्दगी कैसी है। इस बात से इनकार मुमकिन नहीं है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान मौजूदा जो उनकी स्ट्राइक रेट है वो ज़रूरत के मुताबिक नहीं है, यानी कि उनका जो स्ट्राइक रेट है, रन रेट कह लें, वो कम है। लेकिन अहम सवाल ये है कि हमारे जो बाकी बैट्समैन हैं उनकी कारकर्दगी कैसी है। क्या सिर्फ 2 खिलाड़ी पाकिस्तान टीम की फतह और शिकस्त के ज़िम्मेदार होते हैं? और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने 2021 तक सबसे ज़्यादा फतवात हासिल की थी, सबसे ज़्यादा फतह हासिल करने का तनासब था, तो यही हमारे ओपनर्स थे, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमारे यहाँ अजीब एक मंतक बन गई है, अगर शिकस्त हो तो ज़िम्मेदार रिजवान और बाबर आजम, और अगर फतह हो तो हेड कोच या किसी और का नाम दिया जाता है। उम्मीद करते हैं कि टीम मैनेजमेंट इस हवाले से इस मसले का हल निकालने की कोशिश करेगी। फ़खर ज़मान से बैठकर इस मसले को हल करना लाजमी है, क्योंकि फ़खर ज़मान पाकिस्तान का ऐसा खिलाड़ी है जो कि मौजूदा वक्त में या इफ्तिखार अहमद हैं या फ़खर ज़मान हैं जो कि मैच को टर्न कर सकते हैं किसी भी मौका पर। इसलिए अगर फ़खर ज़मान बड़े दिल के साथ, एतमाद के साथ नहीं खेलेंगे तो इसका नुकसान बराह रास्त पाकिस्तान टीम को होगा।